हेलो, वेलकम टू चैनल नो एंड ग्रो एडिटोरियल डिस्कशन। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 16 सितंबर 2022। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक आर्टिकल को। आर्टिकल EWS पे जो पिटिशनर के केस फाइल किए कि ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करता है, वायोलेट करता है। तो इस बारे में अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पे राइटर का क्या मत है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है आर्बिट्री एंड एक्सक्लूजनरी। आर्बिट्री मतलब स्वेच्छा से, और एक्सक्लूजनरी मतलब अलग करके, एक विशेष सेक्ट बना करके ऑन EWS कोटा। तो इसको बिल्कुल स्वेच्छा से और अलग बनाकर इसको किया गया, तो उस पर ये डिस्कशन है। सबसे पहले थोड़ा सा मैटर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरवर्ड सेक्शन में एक ग्रुप बनाती है जिसे EWS कहा गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ये सिर्फ फॉरवर्ड सेक्शन में ही बनाई। तो यहाँ पे कुछ पिटिशनर केस फाइल करते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में नहीं है और सभी कास्ट में है, तो इसका बेनिफिट उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस पे ये पूरी की पूरी डिस्कशन की गई है। तो कोर्ट का क्या, राइटर क्या कहते हैं कि इवन इफ, यद्यपि EWS कोटा इज अपहेल्ड, उसको जारी रखा जाए, उसको सपोर्ट किया जाए EWS कोटा का, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी विल हैव टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। यानी कि क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, उसको आप प्रॉपरली डिफाइन कीजिए। यानी कि जो कैप लगा हुआ है 8 लाख का, वो बहुत ज़्यादा है। इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा, कोर्ट को, गवर्नमेंट को देखना होगा। तो राइटर का ये कहना है। अब चलिए इसमें इसका वो कैप्स को पहले डिस्कस करते हैं। वहीं आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, उसको डिस्क्रिशनरी कहते हैं। जैसे डिस्क्रिशनरी पावर होता है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो वहीं यहीं आता है डिस्क्रिशनरी मतलब स्वैच्छिक, अपना स्वैच्छिक पावर। उसको निगेटिव सेंस में कैप्रिसियस कहेंगे। कैप्रिसियस मतलब वो आदमी जो फिकल माइंड का हो, फिकल माइंड का, बिल्कुल उसका माइंड चेंज होता रहता हो और उसी अनुसार एक्ट करते रहता हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये आर्बिट्री माइंड का है, ये अपनी इच्छा से ही करता है, तो उसे हम कैप्रिसियस भी कहेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी मतलब थोड़ा सा, मतलब उसको प्रिविलेज देना, अलग से किसी के लिए प्रावधान बनाना, उसको एक्सक्लूजनरी कहेंगे। सिलेक्टिव, से कुछ पीपल को सिलेक्ट करके उनके लिए नियम बनाना, उनको प्रिविलेज देना, उसे हम एक्सक्लूजनरी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपहेल्ड करना। अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट करना, और ये हमेशा लगभग डिसीजन और कोर्ट मामले में ही आता है कि कोई डिसीजन है, डिसीजन उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपहेल्ड कर रहे हैं। अपहेल्ड का सेकेंड फॉर्म है अपहोल्ड, V2 में है यह। किसी भी डिसीजन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसे अपहेल्ड कर रहे हैं। किसी भी रूलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब अपहेल्ड कर रहे हैं। जैसे कोई भी आर्गुमेंट, जैसे एडवोकेट के द्वारा कोई आर्गुमेंट दिया जाता है तो जज उसको क्या करते हैं, या तो अपहेल्ड करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपहेल्ड करना मतलब उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग होता है, जो भी मतलब संविधान है उसमें हम कोई नया चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे अमेंडमेंट। इसी से एक अमेंड आया है, AMEND, अमेंड वर्ब है, अमेंडमेंट नाउन है। अमेंड मतलब कोई सुधार करना या किसी चीज़ को ऐड करना। इसी से थोड़ा सा वर्ड बनता है इमेंड, EMEND। इमेंड का मतलब होता है अल्टर करना, ALTER। इसमें भी सुधार ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ सुधार कर रहे हैं या चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। इसमें अल्टर कर रहे हैं, जो पहले से कोई प्रोविज़न बना हुआ है उसे हम अल्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमेंड आता है। तो इमेंड और अमेंड में मतलब समझना जरूरी है। नेक्स्ट है ब्रीच। ब्रीच कल भी आया था। ब्रीच का मतलब है वायोलेशन, किसी चीज़ का उल्लंघन। इसको हिंदी में उल्लंघन कहते हैं, लेकिन सारे वर्ड अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कोई डाटा ब्रीच हो रही है तो उसे हम
वहाँ पे ब्रीच का प्रयोग करते हैं। कोई रूल वायोलेट हो रहा है तो वहाँ पे वायोलेशन कहेंगे। जैसे बॉर्डर पे सीज फायर होता है, उसको भी सीज फायर इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। सीज फायर इन्फ्रिंजमेंट यानी कि सीज फायर का उल्लंघन। जैसे सीज फायर का क्या कोई किसी तरफ से गोली नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहीं से किसी तरफ से भी गोली चलती है तो वहाँ पे हम कहते हैं सीज फायर इन्फ्रिंजमेंट हुई है। नेक्स्ट है प्रोविज़न। प्रोविज़न बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज होता है। जैसे एक तो प्रोविज़न प्रावधान के लिए आता है, कोई भी प्रावधान तो उसे हम कहेंगे कंडीशन या रिक्वायरमेंट। कोई भी गवर्नमेंट प्रावधान बनाती है तो उसमें कंडीशन लगाती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स लोगों से मांगती है, उसे हम प्रावधान कहते हैं, प्रोविज़न। और प्रोविज़न का मतलब एक और भी होता है, जैसे कहीं कुछ खाना है, खाना पीना की सामग्री, खाने पीने की सामग्री को भी हम प्रोविज़न भी ही कहते हैं। इसी से बनता है वर्ड प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है कुछ समय के लिए। टेंटेटिव इसको कह सकते हैं, टेंटेटिव यानी कि ये परमानेंट नहीं है, कुछ देर के लिए बनाया गया कोई नियम कानून, उसको प्रोविजनल या टेंटेटिव कहते हैं। इसी से बनाया, प्रोविज़न से ही। प्रोविज़न का मतलब क्या कि कोई रिक्वायरमेंट प्रावधान बनती है गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो उसे कंडीशन या रिक्वायरमेंट कहते हैं। और एक प्रोविज़न होता है जिसको रसद हिंदी में कहते हैं, रसद यानी कि खाने पीने का सामान जो आर्मी के लिए जाता है कंटेनमेंट एरिया में, तो उसे हम प्रोविज़न कहेंगे। यहाँ पे उसी से बना प्रोविजनल। प्रोविजन मतलब टेंटेटिव, जो कुछ समय के लिए लाया गया कानून हो, नियम हो, उसे हम प्रोविजनल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रैम्पल ऑन। ट्रैम्पल मतलब होता है किसी को कुचल देना। ट्रैम्पल मतलब कुचलना, कुचलना को कहेंगे ट्रैम्पल, TRAMPL। ट्रैम्पल मतलब कुचलना, यानी कि टू क्रॉस कर देना, इंजर कर देना, डैमेज करना। यहाँ पे जो इस ट्यूटोरियल में आया है उसका मतलब है डैमेज करना, यहाँ पे कुचलना नहीं, डैमेज करना। जैसे रूल को ये हम अगर डैमेज कर रहे हैं तो उसे कहेंगे ट्रैम्पल ऑन रूल्स, और किसी आदमी को अगर कुचल रहे हैं, किसी पर्सन को, तो वहाँ पे होगा ट्रैम्पल ऑन द बॉडी। ड्यू डिलीजेंस एक ऐसा वर्ड है जिसका एक फ्रेजल टाइप का वर्ड है, फ्रेजल टाइप का। इसका मतलब इसका होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो उसके लिए रूल पहले बनाती है तो उसके लिए प्रोविज़न बनाएगी, प्रोविज़न तो उस पर लोगों से राय मांगेगी। तो बहुत सारे प्रोविज़न जो बनते हैं ना, तो उसको चेक करने के लिए एक कमेटी बैठती है, तो उसी चेक करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। यूज टू, यह वर्ड कब यूज किया जाता है? यूज टू चेक द डिटेल्स ऑफ सर्टेन प्रोविज़न। उस प्रोविजंस के डिटेल्स को हम चेक करते हैं, उसे हम ड्यू डिलीजेंस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड करना को हम कहेंगे रिलाई ऑन। नेक्स्ट है चंक मतलब किसी चीज़ का टुकड़ा, किसी चीज़ के टुकड़ा को हम चंक कहेंगे। चंक का मतलब स्लैब, ब्लॉक या लंप। जैसे कोई पैसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लंप सम, LUMP, लंप सम, यानी कि इसको हिंदी होता है एक मुश्त। तो वो भी तो किसी पैसे का टुकड़ा है, जैसे 2 लाख 4 लाख रुपया का कोई रखा हो तो उसे हम लंप सम कहेंगे। तो उसी से बना है लंप, कोई ब्लॉक, स्लैब, तो उसे क्या कहते हैं? चंक कहते हैं, कोई टुकड़ा। नेक्स्ट है रीजनेबल 2 तरीके से यूज होता है और दोनों का लगभग मतलब सेम ही होता है। जैसे कोई तार्किक बात कह रहा है, तार्किक बात कह रहा है, यानी कि उसके बात में लॉजिक है, तो हम कहें कि ये रीजनेबल मैटर है, रीजनेबल है यानी कि तार्किक है, इसमें तर्क है, तो उसे क्या कहेंगे? लॉजिकल। रेशनल मतलब तार्किक। यहाँ पे लेजिटिमेट है, जस्टिफाइबल है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। और रीजनेबल प्राइस के लिए, जैसे किफ़ायती मूल्य के लिए भी हम किफ़ायती मूल्य के लिए हम रीजनेबल प्राइस का यूज करते हैं। यानी कि जैसे कोई गुड्स है, उस अगर मुझे लगता है कि ये 10 रुपये का है तो और कोई दुकानदारी से 20 रुपये मांग रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये रीजनेबल नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपये ही मांग रहा है तो मैं कहूँगा कि ये रीजनेबल प्राइस है। एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, यहाँ पे एडिक्वेटली पर्याप्त है, ऑल राइट है, एक्सेप्टेबली है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको एडिक्वेटली कहेंगे। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्ड, एस्ट्रिंजेंट रूल,
एस्ट्रिंजेंट रूल के लिए आता है। एस्ट्रिंजेंट रूल यानी कि हार्ड है, फर्म है, रिजिड है, रिगरस और टफ, इसके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे फर्म, रिजिड, रिगरस अच्छे वर्ड्स हैं, फर्म, रिजिड, रिगरस। कोरस्पॉन्ड टू यानी कि किसी के साथ मिल मिल के चलना, को रिलेट विथ, किसी के साथ रिलेट करना। कोरस्पॉन्ड करना मतलब किसी के साथ रिलेट करना, किसी के साथ एग्री होना को कहेंगे कोरस्पॉन्ड करना, को रिलेट करना या एग्री करना। नेक्स्ट है पेटिशनर। पेटिशनर कल भी आया था। पेटिशनर मतलब होता है पेटिशनर मतलब अभियोगकर्ता। अभियोगकर्ता यानी कि जो अभियोग लगाता है कोर्ट में, उसे हम पेटिशनर कहेंगे। उसको अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लेंटिफ है, यहाँ पे कंप्लेनेंट है जो कंप्लेन कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, एक्यूजर। तो इन सब को यूज किया जाता है। जो भी केस फाइल करता है, सूट करता है, SUIT सूट फाइल करता है कोर्ट में, तो उससे हम प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट या एक्यूजर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई मतलब इनकार कर देना। यहाँ पर रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिफ्यूट, किसी आरोप से इनकार करना को रिफ्यूट। डिनाई मतलब किसी चीज़ को देने से इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, इसका साइन हो जाएगा। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर। एक्सप्लिसिट का सीधा एंटो अगर पूछे तो इम्प्लिसिट। इम्प्लीसिट, CIT, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट। अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट को क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। और जो एक्सप्लिसिट है, जो क्लियर है, तो जो स्पष्ट है उसे एक्सप्लिसिट, जिसे क्लियर, एविडेंट या कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है ईमानदार, जो अपने स्वभाव में बिल्कुल क्लियर हो, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। नेक्स्ट है रीआइट्रेट। आइट्रेट का मतलब होता है किसी बात को पुनः कहना। जैसे आइट्रेट का ही मतलब होता है पुनः कहना किसी बात को, ITERAT। आइट्रेट का ही मतलब होता है किसी बात को पुनः कहना, टू से समथिंग अगेन और फर्मली, पूरा फर्म रूप में कहना, जोरदार कहना, तो उसे क्या कहेंगे? आइट्रेट। लेकिन रीआइट्रेट इसलिए लगाते हैं, यहीं पे लगता है रीआइट्रेट, इस बात को ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए रीआइट्रेट लगाते हैं। रेंडर। रेंडर मतलब होता है किसी को प्रोवाइड करना, कुछ प्रोवाइड करना। जैसे हमेशा वर्ड आता है रेंडर हेल्प। रेंडर हेल्प, किसी की मदद करना को रेंडर हेल्प। या कभी कभी आता है रेंडर्ड, RENDERED, रेंडर्ड हेल्पलेस। हेल्पलेस, ही हेल्पलेस, ही हैज़ रेंडर्ड हेल्पलेस, यानी कि उसे बेचारा छोड़ दिया गया है, यानी कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उसे कहेंगे ही हैज़ रेंडर्ड हेल्पलेस। नेक्स्ट है एवेल। एवेल वर्ड। एवेल मतलब किसी चीज़ का एडवांटेज लेना को हम एवेल कहेंगे। और एवेल शब्द, एवेल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, एवेल समथिंग ऑफ, और इसके बाद अगर कोई वर्ब आ गया तो एवेल प्लस V4, फोर्थ फॉर्म में ही आएगा हमेशा। एवेल के बाद V4 ही यूज होता है, या अगर यूज प्रीपोजिशन आएगा तो ऑफ ही आएगा एवेल के बाद। चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लीड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा लीड किया गया, यानी कि उनकी लीडरशिप में, उनके द्वारा क्या लीड किया, कौन है वो? यू ललित हैं, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी, वो यू ललित हैं। तो उनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लीड किया गया। इज नाउ, वो अभी क्या कर रहे हैं? एग्जामिन द वैलिडिटी, वो अभी चेक कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो EWS के लिए अमेंडमेंट की गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं। व्हिच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कराता है, कौन? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये प्रोवाइड, जब भी व्हिच आ जाए तो इसके जस्ट पहले वाले को क्वालिफाई करता है। या तो व्हिच किसके लिए आया है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो प्रोवाइड करता है। यह क्या प्रोवाइड कराता है? 14% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन देता है टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS सेक्शन को यह 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, एक्सक्लूडिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उसके जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं उनको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब उनको छोड़कर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि
हु ऑलरेडी हैव रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में उनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है। किनकी किनके के पास? एसटी के पास, एससीज के पास, या अदर बैकग्राउंड ओबीसी, यहाँ पे अदर बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के पास। तो इनको छोड़कर ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़न किन के लिए बनाया गया है? फॉरवर्ड क्लास में। द बेंच हैज फाइनलाइज्ड 3 इशू फॉर हियरिंग, बेंच 3 इशू पे फाइनलाइज की कि हम इस 3 इशू पे, क्योंकि इशू तो बहुत आए थे इसके अगेंस्ट में, लेकिन गवर्नमेंट कोर्ट कहती है कि हम 3 इशू पे बात करेंगे। 3 इशू कौन कौन से? वेदर द अमेंडमेंट हैज ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर। अब 3 कौन कौन है कि क्या जो अमेंडमेंट हुई वह वायोलेट करती है, उल्लंघन करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, बाय परमिटिंग द स्टेट, कि गवर्नमेंट ने स्टेट को यह परमिट किया है कि टू मेक स्पेशल प्रोविजन वेदर इट डज सो इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट्स में जो प्राइवेटली चल रहे हैं, तो स्टेट को यह कहा गया कि आप उनमें भी ईडब्ल्यूएस कोटा को लगाएं। तो क्या यह सही है कि नहीं है, इस पे कोर्ट इसको कंसीडर करेगी। जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन का मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट उसको ऐड नहीं करती, तो उन लोगों को ये चेक करने के लिए। लास्टली, इफ़ द एक्सक्लूजन ऑफ OBC, ST, SC communities from the scope of the quota trample on the basic structure, क्या वायोलेट करता है? यानी कि जब हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें से हम EWS को नहीं इंक्लूड किए, SC को इंक्लूड नहीं किए, ST को इंक्लूड नहीं किए, तो क्या यह ट्रेम्पल करता है, क्या यह वायोलेट करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या उसको वायोलेट करता है? इस चीज़ पे कोर्ट डिसाइड करेगी। दीज आर वैलिड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस है वो वैलिड हैं, बिल्कुल तार्किक हैं, सही हैं। एंड इट कुड बी आर्ग्यूड डैट, और यह तर्क देना चाहिए, यह तर्क दिया जा सकता है, इट कुड बी आर्ग्यूड डैट द लेजिस्लेशन ऑफ रिजर्वेशन इन 2019 जो 2019 में जो रिजर्वेशन की लेजिस्लेशन पास की गई, बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, वाज डन हास्टली, वो बिल्कुल जल्दीबाजी, हास्टली मतलब जल्दीबाजी में, बिल्कुल जल्दीबाजी में की गई, विदाउट ड्यू डिलीजेंस ऑफ क्राइटेरिया एडॉप्टेड, यानी कि जितने भी क्राइटेरिया हैं उस जितने भी क्राइटेरिया प्रोविजंस बनाए गए उस पर ठीक से कंसिडरेशन नहीं हुआ, उस पर ड्यू डिलीजेंस नहीं हुआ, वो बिल्कुल हास्टली जल्दीबाजी में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्राइटेरिया जो एडॉप्ट किया गया उस पर विचार ठीक से ड्यू डिलीजेंस नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट कहते हैं, राइटर कहते हैं, द सेटिंग ऑफ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख, यानी कि 8 लाख का एनुअल इनकम किसी फैमिली को सेट करना एज अ सेलिंग मतलब थ्रेशोल्ड पॉइंट, जैसे सेलिंग कहते हैं ना, जो रूप होता है घर का वो सेलिंग है, सेलिंग मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि थ्रेशोल्ड पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट को 8 लाख तक फिक्स करना, टू डिटरमाइन, यह डिटरमाइन करने के लिए समवन बिलोंग टू EWS इज क्लियरली प्रॉब्लमेटिक, यानी कि यह डिटरमाइन करने के लिए कि वह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है कि नहीं, उसके लिए 8 लाख का कैप लगा देना, सेलिंग लगा देना, यह बिल्कुल समस्या पैदा करने वाला है।